नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। ये विषय एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आज का भारत कैसे बना, किन प्रक्रियाओं से गुजरा। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम यूरोपीय शक्तियों के आने से लेकर 1947 मतलब आज़ादी तक की अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि मुख्य बातें बिल्कुल साफ और सरल तरीके से समझाई जाएं, ताकि तैयारी में मदद मिले। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। कि ये भारत में यूरोप की कौन कौन सी ताकतें आईं और कैसे आखिर में ब्रिटिश राज कायम हो गया। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो आधुनिक भारतीय इतिहास पर आधारित है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज मतलब आए तो सब। हाँ, सब आए, पर अंग्रेजों ने बाजी कैसे मारी, ये समझना है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी जी, धीरे धीरे पूरे भारत पर छा गई। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? पुर्तगालियों से। बिल्कुल। वास्को डी गामा 1498 में वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। अच्छा, कालीकट। वहां जामोरिन राजा थे, है ना? उन्होंने स्वागत किया। हाँ, स्वागत तो किया, लेकिन देखिए असल खोज थी एक नए समुद्री रास्ते की। क्यों? जमीनी रास्ते में क्या दिक्कत थी? वो ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा था उस रास्ते पर, तो यूरोप को एक नया रास्ता चाहिए था। हाँ हाँ, और इसी चक्कर में वो कोलंबस भारत ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया था। सही कहा। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया और यहीं कोचिन में उसकी मौत हुई 1524 में। उसके बाद और कौन आया पुर्तगालियों में? फिर आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब समंदर पर कब्जा रखो, हिंद महासागर में अपनी नौसेना सबसे ताकतवर बनाओ, जमीन से ज्यादा समंदर पर ध्यान दो। अच्छा, लेकिन भारत में पुर्तगाली शक्ति की असली नींव किसने रखी? वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। गोवा, जो आजादी के बाद तक पुर्तगालियों के पास रहा? हाँ, वही। और अल्बुकर्क में सती प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश की थी अपने इलाके में। ये दिलचस्प है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, और सबसे आखिर में गए 1961 में गोवा से ऑपरेशन विजय के बाद। ठीक है। पुर्तगालियों के बाद कौन? डच। हाँ, डच आए नीदरलैंड से। उन्होंने मसूरीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1605 में। और फ्रांसीसी? फ्रांसीसी थोड़ा बाद में आए। उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में खुली 1668 में। और फिर अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? हाँ, कंपनी बनी तो 1599 में थी, लेकिन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें रॉयल चार्टर मिला। रॉयल चार्टर मतलब व्यापार का लाइसेंस? हाँ, एक तरह से भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का शाही फरमान और एकाधिकार भी। फिर वो जहांगीर के दरबार में गए? हाँ, पहले विलियम हॉकिंस पहुंचे 1608 में, फिर सर थॉमस रो 1615 में फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने। सूरत में फैक्ट्री खोलने में दिक्कत हुई थी ना शुरू में? हाँ, पुर्तगालियों ने अड़ंगा लगाया था, तो अंग्रेजों ने पहले मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी फैक्ट्री खोली 1611 में। लेकिन सूरत में पक्की फैक्ट्री कब खुली? वो 1613 में खुल गई। तो यहीं से असली मुकाबला शुरू हुआ, पहले यूरोपीय ताकतों के बीच। बिल्कुल। सबसे पहले पुर्तगालियों से निपटे। 1612 में स्वाली की लड़ाई हुई। स्वाली सूरत के पास? हाँ, उसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, उनका नौसैनिक दबदबा कम हो गया। ठीक है, पुर्तगाली साइड हो गए। फिर डचों को हराया 1759 में बिदारा की लड़ाई। इसे चिंसूरा या हुगली की लड़ाई भी कहते हैं। अच्छा, मतलब पुर्तगाली और डच दोनों का पत्ता साफ। अब बचे फ्रांसीसी। हाँ, और फ्रांसीसी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। उनके साथ तो लंबी जंग चली, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, ये कितने हुए थे? 3। हाँ, 3 हुए थे। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाइयां सिर्फ भारत में नहीं थी, इनकी जड़ें यूरोप और अमेरिका में थी। मतलब वहां ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते थे तो यहाँ भी लड़ पड़ते थे। बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन या 7 ईयर वॉर्स, उनका असर यहाँ दिखता था। कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक रहा? तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1756 से 63 तक चला, वो निर्णायक था। उसी में वैंडीवाश की लड़ाई हुई थी ना, 1760 में? हाँ, वैंडीवाश की लड़ाई। इसमें फ्रांसीसियों की करारी हार हुई, उनकी कमर टूट गई भारत में। और फिर पेरिस की संधि हुई 1763 में। हाँ, पेरिस की संधि से ये तय हो गया कि भारत में अब अंग्रेजों का ही राज चलेगा, फ्रांसीसी बस कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए। तो यूरोपीय मुकाबला तो जीत लिया अंग्रेजों ने, अब बारी थी भारतीय शक्तियों की। सही।
उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे लगभग आजाद हो गए थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर नजर डाली। हाँ, बंगाल बहुत अमीर सूबा था। वहां नवाब थे मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या पंगा हुआ? टैक्स को लेकर और किलेबंदी को लेकर। अंग्रेज बिना इजाजत कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, टैक्स भी नहीं दे रहे थे ठीक से। तो सिराज ने हमला कर दिया। हाँ, सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया, फोर्ट विलियम जीत लिया। वहीं वो ब्लैक होल ट्रेजेडी वाली घटना भी बताई जाती है। अच्छा, फिर रॉबर्ट क्लाइव आया। हाँ, मद्रास से क्लाइव आया और उसने सिराज के सेनापति मीर जाफर के साथ साजिश रची। और नतीजा हुआ प्लासी की लड़ाई 1757। हाँ, पर ये नाम की लड़ाई थी, असल में तो ये एक धोखा था। सिराज की सेना लड़ी ही नहीं ढंग से, वो हार गया और मारा गया। और यहीं से अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो किंग मेकर बन गए। बिल्कुल, उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। वो कठपुतली नवाब था। लेकिन मीर जाफर भी ज्यादा दिन नहीं चला, फिर उसका दामाद मीर कासिम आया। हाँ, मीर कासिम थोड़ा काबिल था। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, अपनी सेना को सुधारा। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया। तो मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी। हाँ, उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। और फिर हुई बक्सर की लड़ाई 1764। सही, इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इस तिकड़ी को हरा दिया। कहते हैं बक्सर की लड़ाई प्लासी से ज्यादा अहम थी। हाँ, क्योंकि ये मैदान में जीती गई लड़ाई थी, धोखे से नहीं। इसने अंग्रेजों की सैन्य ताकत साबित कर दी। और इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, हाँ, राजस्व वसूलने का अधिकार। यहीं से भारत की असली लूट शुरू हुई, कह सकते हैं। उन्होंने इजारेदारी सिस्टम भी शुरू किया। बंगाल के बाद अगला निशाना कौन था? मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हाँ, मैसूर ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। कितने युद्ध हुए थे मैसूर से? 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। इसी दौरान वो सहायक संधि वाली चीज आई थी, वेलेस्ली की। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि लेकर आया। ये बहुत चालाकी भरी नीति थी। क्या था इसमें? अंग्रेज किसी भारतीय राज्य की सुरक्षा की गारंटी लेते थे, बदले में उस राज्य को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। और उसका खर्चा भी वही राज्य उठाता था। हाँ, खर्चा भी वही राज्य उठाता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहता था और राज्य अपनी विदेश नीति भी अंग्रेजों को सौंप देता था। मतलब एक तरह से राज्य अपनी आजादी गिरवी रख देता था। सबसे पहले किसने मानी ये संधि? हैदराबाद का निजाम पहला था जिसने ये संधि स्वीकार की। अच्छा, मैसूर के बाद मराठे? हाँ, मराठे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद मराठा शक्ति बिखरने लगी थी। आपसी झगड़े बढ़ गए थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। बिल्कुल। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए, संधियां हुई सालबाई, राजघाट, मंदसौर। धीरे धीरे मराठा सरदारों को अलग अलग करके हराया और उनकी शक्ति खत्म कर दी। पेशवा का क्या हुआ? आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। तो मराठे भी गए। अब उत्तर पश्चिम में पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह बहुत ताकतवर शासक थे, शुक्रचकिया मिसल के। जब तक वो जिंदा रहे, मतलब 1839 तक, अंग्रेज पंजाब की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके साथ तो संधि भी हुई थी, अमृतसर की संधि। हाँ, 1809 में सतलज नदी को सीमा मान लिया गया था। लेकिन उनकी मौत के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई, दरबार में साजिशें होने लगीं। और अंग्रेजों को मौका मिल गया। हाँ, 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए। दूसरे युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और वो कोहिनूर हीरा? हाँ, वो महाराजा दिलीप सिंह से ले लिया गया और उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। लाहौर की संधि भी हुई थी। हाँ। अफगान युद्धों का भी जिक्र है, वो क्यों हुए थे संक्षेप में? वो दरअसल रूस के बढ़ते प्रभाव का डर था अंग्रेजों को। उन्हें लगता था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला न कर दे। तो उन्होंने अफगानिस्तान में दखल दिया। हाँ, उन्होंने दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को बिठाने की कोशिश की। इसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में गंडमक की संधि हुई। तो ये थी पूरी कहानी। कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी ने पहले अपने यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स को हराया। हाँ, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, सबको। और फिर एक एक करके भारतीय राज्यों को
बंगाल, मैसूर, मराठे, सिख सबको अपने अधीन कर लिया। लड़ाइयां, संधियां, कूटनीति। बिल्कुल। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां तो वाकई में टर्निंग पॉइंट थीं। उन्होंने अंग्रेजों को राजनीतिक ताकत बना दिया। और सहायक संधि जैसी नीतियों ने राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। सही कहा। और ये भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय शासकों में उस समय एकता की बहुत कमी थी। वो आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने बखूबी उठाया। हाँ। हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले के भारत पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, मतलब उस दौर को समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि समझें कि 1857 से पहले क्या माहौल बन रहा था। चलिए देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जमीन से जुड़े जो इंतजाम थे उनकी बात करते हैं, क्योंकि लगता है कई समस्याओं की जड़ वहीं थी। हाँ बिल्कुल, ये भू राजस्व नीतियां बहुत अहम थीं। 3 खास सिस्टम्स दिख रहे हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। ये 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल और आसपास के इलाकों में लागू किया। हाँ, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और इसका असर ये हुआ, मतलब सीधा सीधा, कि जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया। वो ताकतवर हो गए। अच्छा। लेकिन किसानों पर लगान का बोझ अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेजों की आमदनी तो कह सकते हैं फिक्स हो गई, पर किसानों की हालत कई जगहों पर बिगड़ गई थी। तो ये पहला सिस्टम था। दूसरा था रैयतवाड़ी। ये 1820 में मुनरो और रीड ने दक्षिण भारत में शुरू किया। हाँ, रैयतवाड़ी। इसमें सरकार सीधा किसानों से, मतलब रैयत से लगान लेती थी। सुनने में तो लगता है कि बिचौलिए नहीं थे, तो शायद बेहतर रहा होगा। हाँ, लगता तो है, पर असल में इसमें भी पेंच था। सीधा कांटेक्ट तो था सरकार का किसान से, लेकिन जो लगान की दरें थीं वो अक्सर बहुत ऊंची होती थी। अच्छा। और वसूली भी बड़ी सख्ती से होती थी। मतलब जरा सी फसल खराब हो जाए तो किसान बेचारा मुश्किल में फंस जाता था। समझ गए। और तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। ये 1822 में मैकेंजी ने शुरू की और बाद में विलियम बेंटिक ने इसे उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब में फैलाया। महलवाड़ी, हाँ, इसमें महल यानी पूरे गांव या गांव के समूह को एक इकाई माना जाता था लगान के लिए। तो मतलब पूरे गांव की जिम्मेदारी। हाँ, एक तरह से अगर कोई एक किसान लगान नहीं दे पाया तो उसका बोझ भी दूसरों को उठाना पड़ सकता था। तो आप देखें, तीनों ही सिस्टम्स ने जमीन से जुड़े रिश्तों पर और लोगों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला। और शायद इन्हीं दबावों का नतीजा था कि जगह जगह विरोध भी शुरू हुए। हाँ बिल्कुल, ये नीतियां असंतोष का बड़ा कारण बनी। जैसे 1855 का संथाल विद्रोह। राजमहल पहाड़ियों में सिद्धू और कान्हू ये नेता थे। हाँ, ये बहुत बड़ा विद्रोह था। आदिवासियों का गुस्सा था बाहरी लोगों, मतलब दीकू, और अंग्रेजी राज की नीतियों के खिलाफ। संथालों ने हथियार उठा लिए थे। और इससे पहले भी हुए थे। हाँ, इससे पहले, जैसे 1831 में छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। वो भी आदिवासी जमीन और उनकी पहचान से जुड़ा संघर्ष था। तो ये आदिवासी विद्रोह हुए, किसानों का भी गुस्सा था शायद। जैसे बंगाल में 1825 के आसपास ये पागलपंथी विद्रोह का जिक्र है, करमशाह और टीपू शाह। हाँ, पागलपंथी, ये एक तरह का धार्मिक सामाजिक आंदोलन जैसा था जिसने जमींदारों के जुल्म का विरोध किया था। अच्छा, और भी कई नाम हैं इसमें। हाँ, लिस्ट लंबी है। मोपला विद्रोह का भी जिक्र है। इसका पहला दौर 1836 के आसपास मालाबार, केरल में हुआ। मोपला, वहां मुस्लिम काश्तकारों ने जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर 1817 में ओडिशा का पाइका विद्रोह है। पाइका विद्रोह, हाँ। बख्शी जगबंधु विद्याधर, बिल्कुल। ये पारंपरिक योद्धा थे पाइका। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं तो उन्होंने विद्रोह किया। और उत्तर पूर्व में असम में भी कुछ हुआ था। हाँ, 1828 में असम में अहोम विद्रोह हुआ। गोमधर कुंवर इसके नेता थे। हुआ ये था कि अंग्रेज बर्मा युद्ध के बाद असम से वापस नहीं गए तो अहोम राजवंश के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और एक बहुत पुराना विद्रोह भी है, सन्यासी विद्रोह, 1764 के बाद बंगाल बिहार में। हाँ, ये तो काफी लंबा चला था, दशकों तक। मंजूषा, भवानी पाठक, देवी चौधरानी जैसे कई नेता थे इसमें। फकीरों और सन्यासियों का विद्रोह था ये। अच्छा, माइंड मैप में 2 और नाम हैं, नील विद्रोह 1859 और हो और मुंडा विद्रोह 1899। पर ये तो 1857 के बाद के हैं। हाँ,
तकनीकी रूप से बात कहें, पर इन्हें अक्सर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है क्योंकि ये उसी प्रतिरोध की भावना को, उसी संघर्ष को जारी रखते हैं। अच्छा, मतलब वो कंटिन्यूटी दिखाते हैं। बिल्कुल। नील विद्रोह किसानों के शोषण के खिलाफ था और बिरसा मुंडा का विद्रोह तो आदिवासी अस्मिता और उनके अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। एक बात तो साफ हो जाती है कि अंग्रेजी राज की शुरुआत से ही ये जो अलग अलग भू राजस्व नीतियां आईं और उनका जो असर हुआ, उसके चलते 1857 से काफी पहले ही भारत के लगभग हर हिस्से में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अलग अलग समुदाय, हाँ, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, पुराने सैनिक हो या धार्मिक समूह, वो सब ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। छोटे बड़े कई विद्रोह हुए। बिल्कुल। ये सब मिलकर ना 1857 के विद्रोह की एक ज्यादा गहरी और कह सकते हैं जटिल तस्वीर पेश करते हैं। वो विद्रोह कोई अचानक एक दिन में नहीं भड़का था। सही बात है। वो सालों से जो असंतोष सुलग रहा था, उसका नतीजा था। और ये सोचने वाली बात है कि ये जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समुदायों ने विद्रोह किए, क्या इनके बीच कोई अनदेखे धागे थे, कोई गहरे पैटर्न या कोई आपसी जुड़ाव भी थे जिन पर और गौर किया जा सकता है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये सवाल आगे की खोजबीन के लिए खुला है। हम 1857 के विद्रोह से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये दस्तावेज हमें उस दौर को, मतलब उसकी उथल पुथल को समझने में काफी मदद करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से समझें कि असल में हुआ क्या था, क्यों हुआ था और नतीजा क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर सुनने में आता है कि ये बस एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन ये दस्तावेज देखते हैं तो लगता है बात कुछ और है। हाँ, बिल्कुल सही। दस्तावेज तो साफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ फौजियों का गुस्सा नहीं था। इसके पीछे कई परतें थीं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और हाँ, सैनिक कारण भी सब जमा हो रहे थे। अच्छा। जैसे अंग्रेजों की वो विस्तार वाली नीतियां थीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो था ही। हाँ, वो गोद लेने वाली नीति वाला मामला। वही। और फिर वो सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि जैसी चीजें भी थीं। ये सहायक संधि क्या थी? सुना है इसने राज्यों को काफी कमजोर कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। बेसिकली इसके तहत राज्यों को अपनी फौज खत्म करनी होती थी, अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और विदेश नीति भी अंग्रेजों के हाथ में चली जाती थी। तो एक तरह से राज्य अंदर से खोखले हो गए और ऊपर से भारी टैक्स, लगान और जो पारंपरिक उद्योग थे वो भी खत्म हो रहे थे। किसान, कारीगर सब परेशान थे। एक दस्तावेज में तो जिक्र है कि लगान वसूली इतनी सख्त थी कि किसानों को जमीनें छोड़नी पड़ जाती थी। बाप रे। और ये जो सामाजिक या धार्मिक मामलों में दखल की बात आती है, दस्तावेज कुछ कहते हैं इस पर? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि जैसे सती प्रथा पर रोक लगी या विधवा पुनर्विवाह का कानून आया। हालांकि ये सुधार थे, पर कई लोगों ने इसे अपनी परंपराओं पर हमला माना। उनको लगा अंग्रेज उनका धर्म, उनके रीति रिवाज सब बदल देंगे। अच्छा, तो एक डर का माहौल बन गया था। बिल्कुल। और फिर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ रही थीं। उससे ये डर और पक्का हुआ। सेना में भी देखिए, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। वेतन कम, प्रमोशन नहीं, ये सब गुस्सा अंदर ही अंदर जमा हो रहा था। तो मतलब कई सारी वजह थी जो सुलग रही थी। फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने एकदम से आग भड़का दी दस्तावेजों के हिसाब से? वो चिंगारी थी वो नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूसों की कहानी। वहीं दस्तावेज इस घटना का जिक्र करते हैं। अफवाह फैली या शायद सच भी था कि इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता है और उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए धर्म भ्रष्ट होने वाली बात थी। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात होगी उनके लिए। बिल्कुल। इसने जो पहले से शक था उसे यकीन में बदल दिया और इसी के बाद 29 मार्च 1857 को बारकपुर में मंगल पांडे ने वो कदम उठाया। मंगल पांडे की घटना, और उसके बाद ये मेरठ से दिल्ली और फिर इतनी तेजी से बाकी शहरों तक कैसे फैल गया? हाँ, 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बड़े पैमाने पर बगावत कर दी और सीधे दिल्ली चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो शायद खुद भी थोड़ा हिचकिचा रही थे, अपना नेता बना लिया। अच्छा, ये तो बड़ा सिंबॉलिक कदम था। बहुत बड़ा। और बस देखते ही देखते ये आग कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, आरा कई जगहों पर फैल गई। ऐसा लगा जैसे बारूद तैयारी था, बस चिंगारी चाहिए थी। और हर जगह फिर स्थानीय नेता भी सामने आए ना। हाँ। कानपुर में नाना साहब। हाँ, नाना साहब,
लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इन सब के अपने अपने कारण भी थे अंग्रेजों से लड़ने के। बिल्कुल, जैसे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी, रानी लक्ष्मीबाई का राज्य छीना जा रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, बेगम हजरत महल अवध पर कब्जे से नाराज थीं, बिहार में कुंवर सिंह थे, बरेली में खान बहादुर खान। बहुत से लोग उठे। ये दिखाता है कि गुस्सा कितना फैला हुआ था। सिपाही, राजा, जमींदार, किसान, कारीगर सब थे इसमें। लेकिन हाँ, दस्तावेज ये भी बताते हैं कि इन सब नेताओं में आपसी तालमेल की थोड़ी कमी थी, कोई एक साझी रणनीति नहीं बन पाई। शायद इसीलिए इस पर इतनी बहस होती है कि इसे सिपाही विद्रोह कहे या पहला स्वतंत्रता संग्राम। दस्तावेज क्या नजरिया देते हैं? देखिए, दस्तावेज तो साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ सिपाहियों का मामला नहीं था, आम लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त थी। तो इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना तो सही नहीं लगता। हाँ, बात तो सही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि ये पूरे भारत में एक साथ एक ही समय पर नहीं फैला। दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा, पंजाब ने भी साथ नहीं दिया, नेतृत्व भी बिखरा हुआ था, सबके मकसद भी थोड़े अलग अलग थे। तो इसे पूरी तरह राष्ट्रीय कह देना भी शायद मुश्किल है। दस्तावेज एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। गुस्सा बहुत था, पर शायद वो एक संगठित राष्ट्रीय सोच अभी बन रही थी। तो फिर आखिर में हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? अंग्रेजों ने तो इसे दबा दिया। हाँ, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, संगठन था, उन्होंने बड़ी क्रूरता से विद्रोह को कुचला। कई नेता मारे गए, कुछ को देश निकाला दे दिया गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। और अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी जरूर कुछ बदलाव किए होंगे इस झटके के बाद। बिल्कुल किए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, उसमें भारतीय राजाओं को भरोसा दिया गया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे। लोगों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल न देने का वादा भी किया गया। सेना को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें भारतीय सैनिकों का अनुपात कम करके यूरोपीय सैनिक बढ़ाए गए। जो तोपखाना वगैरह था वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में रखा गया। और हाँ, वो फूट डालो और राज करो वाली नीति, उसको और मजबूती से लागू किया गया। तो कुल मिला के देखें तो 1857 भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ था। भले ही वो फौरी तौर पर सफल ना हुआ हो। हाँ, सफल नहीं हुआ, पर उसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी और आगे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसके लिए एक तरह से प्रेरणा बना। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त विद्रोहियों में थोड़ा बेहतर तालमेल होता, एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप होती, एक साफ राष्ट्रीय लक्ष्य होता, तो क्या कहानी कुछ और होती? हाँ, ये सवाल तो है। ये सवाल आज भी हमें उस दौर की पेचीदगियों को समझने के लिए उकसाता है।